हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। मेरा नाम है समरेश श्रीवास्तव और मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर। आज मैं आपके लेकर आया हूं पार्ट 2 भाग 2 किसका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ इंडियन पॉलिटी। आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं, सीडीएस हो, एफकैट हो, एसएससी, रेलवे, इन सब एग्जाम्स में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं पॉलिटी के, सिर्फ रेलेवेंट क्वेश्चंस की ये सीरीज चल रही है, उसका ये पार्ट 2 है। इसके और पार्ट्स आपको देखने हैं तो इस चैनल से आपको जुड़ना पड़ेगा। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दो, बेल आइकन क्लिक कर दो। ऑलरेडी इस चैनल पे आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री का मैराथन में रिकॉर्ड कर चुका हूं, उस टाइप के और मैराथन्स आने वाले हैं। ऐसी वीडियोस अब आपको रोज देखने को मिलेगी जो आपके काम की होगी। अब ये क्वेश्चंस मैं करवा कहां से रहा हूं, ये हमारे ही पब्लिकेशन हाउस की बुक है, इसका नाम है एसएससी जनरल अवेयरनेस। इसके नाम पे मत जाना कि ये सिर्फ एसएससी वाले बच्चों के लिए है। देखिए पेपर में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, स्पेसिफिकली रेलवे अगर आप उठा लो, ग्रुप डी उठा लो, तो जो भी रेलेवेंट क्वेश्चन है ना, उनको कंपाइल करके इस बुक को बनाया गया है। ये बुक आप अपने घर के आसपास से भी आपको बड़े आराम से मिल जाएगी। अगर आपको नहीं जाना, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से भी ऑर्डर कर सकते हो। अब आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पे। जिन बच्चों ने मेरा पार्ट 1 लिया है वो जानते हैं कि हम हर क्वेश्चन को प्रॉपरली एनालाइज करते हैं उसको, और उसके अंदर से मैं 8 से 9 चीजें आपको एक्स्ट्रा बताता हूं। तो एक क्वेश्चन के साथ में आपके 5 से 10 क्वेश्चन और कवर होते हैं, और लेक्चर खत्म होने के बाद में आपको खुद भी सेंस ऑफ कंप्लीशन फील होगी कि मैंने ऑल ओवर पॉलिटी को कहीं ना कहीं रिवाइज करा है। जहां इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आएंगे मैं आपको वो बता दूंगा, कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा मैं वो बता दूंगा। सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड चीजें हम पढ़ेंगे यहाँ पे। आपको इस चैनल से जुड़ के रहना है, लाइक जरूर कर देना, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, तभी मजा आएगा रिकॉर्ड करने में। यार ऐसे मजा नहीं आता। फटाफट आपने क्या करना है, आपने जुड़ के रहना है इस चैनल से। अब आ जाते हैं अपने मेन पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुराने वीडियो में मैंने क्वेश्चन जो करवाए आप पहले वो देख लेना, ये देखना पहले, ये देख लेना, उसके बाद फिर उसको कर लेना, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज माइनॉरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है। इसका कहने का ये मतलब है कि हमारे देश में जो अल्पसंख्यक हैं उनको किस तरीके से हम देखते हैं, कि मतलब किस बेसिस पे उनको बताते हैं कि ये अल्पसंख्यक है। देखो, अगर आप आर्टिकल 15 जानते हो, आर्टिकल 15, इसमें क्या है, प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट, क्रीड, कलर, इन सब चीजों पे ही आप बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। और अगर स्टेट ही ऐसा करने लग गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कैसे काम चलेगा। तो ना तो ये होगा आंसर, ना ये होगा, ना ये होगा। आंसर हो जाएगा आपका सी, राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है ये। और इसलिए हम देश की जो माइनॉरिटी है, हम परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन पे देखते हैं कि ये वाला ग्रुप बाकी बहुसंख्यक से कम है। ये पर्टिकुलर जो ग्रुप कह लीजिए, परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द ग्रुप टू द टोटल पॉपुलेशन। तो इस तरीके से हम अपनी माइनॉरिटीज देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अप टू व्हाट एज ऑफ द चिल्ड्रन दे आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। इसका मतलब ये हुआ, हमारे देश में जो राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं। पहले तो ये जान लीजिए डीपीएसपी आता कौन से पार्ट में है, ये आता है पार्ट 4 में, ठीक है। आर्टिकल इसके लिए है 36 से 51। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे देश में सोशलिज्म को प्रमोट करने के लिए है कि हम हमारी गवर्नमेंट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस तरीके से लॉज बनाने हैं, वो सब डीपीएसपी में लिखे हैं। ये लिए कहां से गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर लिखा है कि आपको 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों को 14 साल तक तो एटलीस्ट आपको कंपलसरी एजुकेशन देनी ही होगी। हमारे देश में एजुकेशन के ऊपर काफी फोकस दिया गया है। जैसे आर्टिकल 21A ऐड किया गया, 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई, जिसके अंदर की राइट टू एजुकेशन को प्रमोट किया गया। ये हुआ था 86th अमेंडमेंट एक्ट में, जो ये एजुकेशन वाले हमने डाले क्लॉज, और ये 2002 की बात है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं, रिपीटेड तरीके से आते हैं। और क्वेश्चंस देखते हैं, उसके हर ऑप्शन को हम एनालाइज करेंगे, देखेंगे। अपनी कॉपी में ना ये सब नोट करते रहना साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, क्वेश्चन पढ़ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो कहना क्या चाह रहा है एग्जामिनर आपसे, वो ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाली चीज इन चारों में से कौन सी थी। यहां से मतलब जब एक मैंने लेक्चर इसी
चैनल पर रिकॉर्ड कर रखा है, आप जाके नीचे चेक कर लेना, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको हर कॉन्स्टिट्यूशन का बता रखा है हमने किससे क्या लिया है, समझ रहे हो मेरी बात। तो वहीं पे मैंने आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से शुरू करा है कि सबसे ज्यादा प्रभाव, इसको स्केलेटन सिस्टम भी बोला जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसे कहा जाता है ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा चीजें हमने यहीं से लिया है। हमने यहां से क्या क्या लिया हुआ है ये देख लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने लिया है फेडरल सिस्टम, कि हमारे यहाँ पे पावर्स को सेंटर और स्टेट में बांटा जाएगा, इसे इंग्लिश में कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। फेडरल सिस्टम ले लिया, गवर्नर का ऑफिस, राज्यपाल का ऑफिस हमने यहां से लिया है, और इमरजेंसी पावर्स दी हैं, जो हमारे यहाँ पे 3 इमरजेंसी लगती हैं, इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी पावर्स हमने ली हैं इस वाली एक्ट से। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का मैं आपको बता चुका हूँ पिछले हर वीडियो में, मैंने बार बार बताया। डीपीएसपी यहाँ से लिया है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा वो लिया है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से सारा जुडिशरी से रिलेटेड, कि यहाँ पे प्रियम्बल हमने लिया है, फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, हमने लिया रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस यूएसएस से, और हमने क्या लिया यहां से, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये सब हमारा यूएस से है। ब्रिटिश से हमने क्या लिया है, ब्रिटिश से हमारा लेजिस्लेचर से रिलेटेड, ब्रिटेन का हमारे ऊपर काफी इंपैक्ट रहा है, तो ब्रिटेन के लेजिस्लेचर से हमने वो लिया है कि ब्रिटेन के यहाँ पे लॉस कैसे बनते थे, उसी तरीके से कानून हमारे यहाँ पार्लियामेंट में बनते हैं। रूल ऑफ लॉ, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, सिंगल सिटीजनशिप, ऑफिस ऑफ सीएजी, ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर्ड है, चैनल के नीचे वीडियो है, जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और छोटी वीडियोज हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े, हम सिर्फ काम की इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, यहाँ पे ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। रिट्स आर इशूड बाय, रिट्स मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बताया था, 5 तरीके के रिट्स होते हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्वो वारंटो, प्रोहिबिशन और सर्शियरी। ये जो 5 लैटिन टर्म्स हैं, ये 5 रिट्स हैं, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही इशू करते हैं, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में रिट इशू करता है, ये करता है आर्टिकल 32। हाई कोर्ट कौन से में करता है, 226। सुप्रीम कोर्ट अपने आप में कौन से आर्टिकल में लाई करता है, आर्टिकल 124। और हाई कोर्ट एक को उधर शिफ्ट कर दो, 2 को इधर ले आओ, 214। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, बार बार रिपीट होता है आपके एग्जाम में, तो इसी तरीके से जीके के अंदर जितना रिपीट करोगे उतना बेटर होगा। इसलिए जब भी मुझे क्वेश्चन दिखता है, मौका दिखता है, मैं रिपीट कराता जाता हूं। तो आपने क्या करना है, इस रिपीटिशन को खुद भी करना है, बार बार लिखते रहो कॉपी में, कोई बात नहीं, बार बार पढ़ते रहो इसको। प्रेसिडेंट कहां जाता है, प्रेसिडेंट आ जाता है आर्टिकल नंबर 52 में, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट 54 में, प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन 55 में, 61 में इम्पीचमेंट, सारी चीजें हैं, ये सब लिखते जाओ साथ साथ। जो मैंने बोला है ना समझ में आए पीछे रिवाइंड कर लेना, नहीं तो आगे मेरे को जब मौका मिलेगा मैं रिपीट कराता जाऊंगा। चैनल से जुड़ के रहोगे, सारी चीजें आपको बार बार रिपीटेड मोड पे मिलती रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल इसके मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। और ये दोनों के पास ही पावर होती है रिट्स इशू करने की। रिट इशू करने का मतलब ये है कि हमारे जो मौलिक अधिकार है, अगर उनका उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, वो इन रिटर्न रिट्स आपको इशू कर देंगे। और ये रिट्स को हम अलग से एक लेक्चर लेके आएंगे, उसके अंदर सारे मैं आपको रिट्स बताऊंगा, इसका क्या मतलब है, हैबियस कॉर्पस क्या होता है, मैंडेमस क्या होता है, और उनके लिए कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is the guardian of fundamental rights? अभी बताया मैंने फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन कौन होगा, तो जुडिशरी देखेगी, सुप्रीम कोर्ट पे ही भागोगे ना, तो ये होता है जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पे आप जाओ, आपको ये रखवाली करेगा फंडामेंटल राइट्स के अंदर कि आपका अगर किसी का उल्लंघन हुआ है। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35, ठीक है। लेजिस्लेचर आ गया आपका, इसके अंदर आता है आपका लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, तीनों चीजें आती हैं, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया। लोकसभा का आर्टिकल 81, राज्यसभा का 80 और पार्लियामेंट का 79, ये आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूटिव के अंदर आप क्या आ गए, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पॉलिटिकल पार्टीज का इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। सारी चीजों को नोट करते जाओ, लेक्चर को दोबारा देख लेना, अगर कुछ चीज रह गई हो और अगर कुछ समझ में ना आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, जिस तरह के लेक्चर चाहिए दोबारा बन जाएंगे, कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं आपके जो आगे रेलवे के एग्जाम्स आ रहे हैं ना, ग्रुप डी में आपके एनटीपीसी का अभी सीबीटी 2 होना है, DSSB के क्लरिकल एग्जाम्स आने हैं, उसके अंदर इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो बहुत मदद होने वाली है आपकी।
फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री द प्रोविजन ऑफ फेडरेशन वॉज बोरोड वाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें कुछ गड़बड़ है, यहां पे आपको एक चीज लिखनी है, फेडरेशन के बाद फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। ये सब मैंने आपको डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले लेक्चर में बता रखा है कि फेडरेशन होगा हमारे यहां पे, मतलब फेडरल सिस्टम तो होगा लेकिन ज्यादा पावर यूनियन की तरफ इंक्लाइंड होगी। इसी को कहा जाता है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। और ये वाला प्रोविजन हमने लिया है कनाडा से। कनाडा से और क्या लिया है, ये आप डायरेक्ट लिख लेना कॉपी में, ऑप्शन पे ये मत जाओ, कनाडा पे, कनाडा से हमने लिया है। और कनाडा से हमने और क्या चीज ली है, एक तो लिया ये कि फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, कि सेंटर के पास पावर ज्यादा होगी, जैसे हमारे यहाँ कुछ प्रोविजन है ना कि यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है ना। और बाकी आपका कंकरेंट लिस्ट में एंड में यूनियन की ज्यादा चलती है, यूनियन के पास पावर होती है ज्यादा, सेंटर हमेशा कंट्रोल जमाने के लिए गवर्नर अपॉइंट रखती है स्टेट में। ये कुछ चीजें जो जस्टिफाई करती है इस बात को, विद स्ट्रॉन्ग सेंटर को। एक कनाडा से हमने लिया एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये आता किसमें है, आर्टिकल 143 में। सुप्रीम कोर्ट एडवाइज कर सकता है, एड कर सकता है प्रेसिडेंट को व्हेन ही सीक्स हेल्प। इसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी होती है, एपीलेट जुरिस्डिक्शन भी होती है। जब हम सुप्रीम कोर्ट अलग से पढ़ेंगे, जुडिशरी पढ़ेंगे, उसके अंदर ये सारी चीजें कवर करेंगे। अभी आप ये सारी चीजें नोट करते जाओ, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, आपके काम आएगी। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर कर लिया, यूके भी मैंने बता दिया क्या लिया, यूएसए से भी क्या लिया है बता चुका हूं मैं। अपने चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपने लिख लिया होगा, हट जाता हूं मैं आगे से, रोक के वीडियो नोट कर लेना, नहीं तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कैबिनेट सिस्टम एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ। कैबिनेट सिस्टम क्या होता है, हमारे यहाँ पे मंत्रिमंडल होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बड़ा होता है, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज जब आती हैं 10 से 15 मिनिस्टर्स होते हैं उसमें, रेलवे मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, इनको बोलते हैं कैबिनेट सिस्टम। और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है कि मिनिस्टर की अकेली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, ये सब कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर में जब इनसे सवाल पूछा जाता है, तो इसी को कहा जाता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये वाली चीज हमने ब्रिटेन से लिया है, बताया था ना, जो भी लॉ से, जो भी लेजिस्लेचर वाले साइड से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो सब हमने लिया है ब्रिटेन से। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। आयरलैंड का मैं आपको बता सकूं और यूएसए का भी हो चुका है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके, या फिर आ सकते हैं पेपर में, रेलेवेंट क्वेश्चन है सारे, कुछ भी फालतू का नहीं है इस लेक्चर में। द प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स नो मेंशन ऑफ। प्रियम्बल में लिखा गया है, पहली चीज तो प्रियम्बल जो है ये इंट्रोड्यूस किस नाम से हुआ था, तो वो हुआ था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। एक लेक्चर में और ले चुका हूं आपका पॉलिटी का अभी तक, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसके अंदर मैंने बताया फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें इस टाइप के फैक्ट मैंने सारे कवर करे हैं। ये डायरेक्ट वन वर्ड फैक्ट्स होते हैं और ये आपके पेपर में आते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था 13 दिसंबर को 1946 में। यही आगे जाके प्रीफेस बना कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसे हम प्रियम्बल बोलते हैं। प्रियम्बल में क्या लिखा है, प्रियम्बल में ये लिखा है कि इंडिया इज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इट गिव्स ये अपने सिटीजन्स को क्या चीज देती है, इट गिव्स जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी। तो जस्टिस है, यहाँ पे है, फ्रेटर्निटी है, इक्वालिटी भी है। तो एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं है, उसने बोला किसका मेंशन नहीं है, तो एडल्ट फ्रेंचाइज का मेंशन नहीं है। एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब कि जब आपकी उम्र 18 की हो जाएगी, देन यू आर एंटाइटल्ड टू वोट। आप वोट डाल सकते हो जाके और अपना प्रतिनिधि चुन सकते हो। और पहले एज क्या हुआ करती थी, 21 वर्ष, इसको चेंज कर दिया 18 साल में, कि अब आप 18 से वोट डाल सकते हो। किस ईयर में किया गया, ये था 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989। ये भी आपका क्वेश्चन कवर हो गया एडल्ट फ्रेंचाइज से रिलेटेड, कि 21 से आपका 18 कब करी गई थी, 61st 1989 में। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिया इज अ रिपब्लिक बिकॉज, पहली चीज तो रिपब्लिकन सिस्टम हमने कहां से लिया, एक तो आइडियल्स ऑफ, आप मान लीजिए इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, और ये रिपब्लिकन सिस्टम,
ये सारी चीजें हमने ली हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। और रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि हमारे देश का जो हेड है, जो सबसे ऊपर की पोजीशन में बैठा है, यानी कि वो है प्रेसिडेंट, तो वो क्या इलेक्टेड है या फिर वो हेरिडिटरी है, कि मतलब वो एक वंश चला आ रहा है। तो हमारे यहाँ तो इलेक्टेड ही होता है, चाहे हमारा डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, इनडायरेक्टली तो इलेक्ट होता है ना, 5 साल का उनका टेन्योर होता है। तो हमारा देश जो है वो रिपब्लिक है, लेकिन यूके रिपब्लिक है ऐसा नहीं है, वहां भी डेमोक्रेसी है, लेकिन वहां की जो क्वीन उनको दी जाती है ना उपाधि की, वहां पे क्वीन है ऊपर सबसे, और वो हेरिडिटरी उनकी लीनेज चली आ रही है। तो रिपब्लिक का मतलब ये होता है, इट इज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इट इज डेमोक्रेटिक कंट्री, द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड फॉर अ डेफिनेट पीरियड। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ में पूछा गया था ये। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो। फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे जब संविधान बना है तब नहीं थी, 1976 के 42वें संशोधन के अंदर, 42nd अमेंडमेंट। हर लेक्चर में आपको मेरी ये चीजें ना रिपीट मिलेंगी, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रही है पेपर में घूम फिर के। अगर कोई पॉइंट से हम इन सब चीजों को रिवाइज कर सकते हैं तो हाथ की हाथ करते रहो, रिवीजन ही की है आपको चीजें दिमाग में बिठाने के लिए। 1976 42वां संशोधन के अंदर क्या हुआ था कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान में डाल दी गई थी। फंडामेंटल ड्यूटीज का आइडिया हमने कहां से लिया? यूएसएसआर से। फंडामेंटल ड्यूटीज थी कितनी तब? 10। इसमें एक और ऐड हुई, कब हुई? 82nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। कब आया ये? सॉरी 86th अमेंडमेंट एक्ट कब आया ये? 2002 के अंदर। और इस पे एजुकेशन पे फोकस दिया गया था। 2002 में आया 1976 42वां संशोधन। अब सवाल क्या है कि इसको किस कमिटी ने रिकमेंड करा था? तो ये आंसर हो जाएगा आपको स्वर्ण सिंह कमिटी। तो इसको भी इधर ऐड कर लो, सारे आपके फंडामेंटल ड्यूटीज के फैक्ट खत्म हो गए। स्वर्ण सिंह कमिटी। आपके जो क्वेश्चंस बन सकते हैं यहीं से बनते हैं, ज्यादातर रिपीटेड यहीं से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो इसको शेयर करने के एक लाइक जरूर कर देना। फॉरेस्ट इज लिस्टेड इन द डैश लिस्ट गिवन इन द 7th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ पे 12 शेड्यूल्स हैं, उसमें से जो 7वां शेड्यूल है उसके अंदर 3 लिस्ट हैं। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया शायद, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट, है ना। और इनिशियली इसमें 97 सब्जेक्ट थे, इसमें 67 थे, इसमें 47 थे। अब जो भी जिन भी सब्जेक्ट्स स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं, जो भी उस पे स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर लॉज बना सकता है, और यूनियन के अंदर जो आएंगे उसमें यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन पार्लियामेंट बना सकती है। अब उसने ये पूछा है कि ये जो फॉरेस्ट है ये कौन सी लिस्ट के अंदर आता है? तो ये दोनों की कंबाइंड लिस्ट में आता है, इसे हम कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये आपका आंसर बन जाएगा कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चल रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द चीफ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया? हमारा देश डेमोक्रेटिक है, तो पावर एट द एंड क्या मानी जाती है कि हमने, संविधान तो है ही है, कॉन्स्टिट्यूशन है इसका आंसर, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया किसने? हमने ही तो दिया है खुद को। वी अडॉप्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑन दिस डे 26 नवंबर, प्रीएम्बल में लिखी है ना बात। तो आंसर हो जाएगा इसका द पीपल, द पीपल। ठीक है, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, पार्लियामेंट नहीं है, पार्लियामेंट एट द स्टेट लेजिस्लेचर का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द इंडियन रिपब्लिक व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बॉट इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 1950? अभी मैंने आपको प्रीएम्बल की एक लाइन बताई थी, इंडिया इज अ सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, 3 तो एस है, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, SSSDR, सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सोशलिस्ट, सेक्युलर वर्ड इनिशियली हमारे प्रीएम्बल में शामिल नहीं थे, सिर्फ ये 3 थे, सोवरन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है तो लगा दो, अ सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये कब ऐड हुए थे? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 1976 42वां संशोधन, जिसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐड ऑन हुई। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट पे आ जाते हैं, पढ़ लो इसको। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? देखिए, हमारा देश इतना बड़ा है,
यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब देखो ये होता है कि आप खुद ही लॉज बना रहे हो, मतलब पूरा देश मिलके सब लोग कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, हम अपने एमएलए चुनते हैं, हम अपने एमपी चुनते हैं, फिर राज्यसभा के मेंबर्स वो आगे चुनते हैं, प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, ये सब हमारे प्रतिनिधि हैं। तो हमारे यहाँ पे कौन सी डेमोक्रेसी चलती है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो आपसे पूछ लें इंडिया में किस टाइप की डेमोक्रेसी है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं और फिर वो आगे रूल करते हैं। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता है पीपल टेक पार्ट डायरेक्टली इन द पॉलिसी मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। अगर इस तरीके से सब पार्ट लेने लग जाए तो लड़ाई होती रहेगी, किसी पे हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, और इतनी बड़ी जनता है, किस किस की सुन लोगे आप? तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए हम रिप्रेजेंटेटिव अपने चुनते हैं। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सुप्रीम कमांड ऑफ द इंडियन डिफेंस फोर्सेस? किसके पास एकदम ऊपर की, मतलब सुप्रीम कमांड होती है इंडियन डिफेंस फोर्सेस की? तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 52 में आता है। इनकी जो पावर्स हैं जो डिस्कस करी हैं इसके अंदर, वो आर्टिकल 53 में आती हैं। इसमें इनकी सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स आ जाती हैं। ठीक है। 54 में आ जाता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना जरूरी है। हमारे यहाँ पे चयन करके होगा इनका इलेक्शन, और उसका प्रोसीजर 55 में आ जाता है। 61 होता है प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट। इसमें लिख लो प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन। समझे मेरी बात? तो ये तो आर्टिकल्स आपको ध्यान रखने हैं। इसमें डायरेक्ट प्रेसिडेंट की पोस्ट आ जाती है। इससे पहले आर्टिकल 51A होता है, उसके बाद ये पार्ट 5 शुरू हो जाता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि है यूनियन। जब मैं पूरा संविधान पढ़ाऊंगा ना, आपको प्रॉपर सारे आर्टिकल्स बताऊंगा इंपॉर्टेंट, तो उसके अंदर ये सारी चीजें मैं कवर करूंगा। लेकिन इतने तो आपको प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स याद होने ही चाहिए। और ये जो लेजिस्लेटिव पावर, सुप्रीम कमांड ऑफ द इंडियन आर्म्ड डिफेंस फोर्सेज, ये इसकी मिलिट्री पावर होती है प्रेसिडेंट की, कि ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन डिफेंस फोर्सेस। तो ये आपका आ जाता है आर्टिकल नंबर 53 के अंदर। 53(1) करके है इनका जो पर्टिकुलर आर्टिकल है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डिफेंस मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो मिनिस्ट्री से रिलेटेड अगर आपको आर्टिकल याद रखना है तो बार बार 74 आता है, इसको याद रख लेना, पेपर में लगाया ना, ठीक हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, इज गिवन इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे यहाँ पे 12 शेड्यूल हैं, बताया था। 8 थे शुरू में, फिर बाद में 12 हो गए अमेंडमेंट्स के थ्रू। तो अब उन्होंने पूछा है कि 10th, अच्छा इसका आंसर 10 शेड्यूल हो जाएगा, कि एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, ये होता क्या है कि अगर कोई मिनिस्टर है और वो इलेक्शन जीता, एक पार्टी से जीतने के बाद में पार्लियामेंट में बैठा और उसने पार्टी बदल ली, तो गलत बात हो गई ना। तो ये आया कब था? ये आया था 52nd अमेंडमेंट के अंदर। ये वाला जो शेड्यूल ऐड करा था ना, एंटी डिफेक्शन लॉ, ये 52nd अमेंडमेंट में आया था। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ये ईयर कौन सा था ये भी ध्यान रख लेना, 1985। सरकार किसकी थी? राजीव गांधी की। इंदिरा गांधी जी के मरने के बाद 84 में मरी हूं। राजीव गांधी। 52nd अमेंडमेंट एक्ट, 10th शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल किससे डील करता है? ये है, उसमें सारी सैलरीज आती हैं, इंपॉर्टेंट जो भी डिग्नेटरीज हैं गवर्नमेंट के, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फलाना सब कुछ है इसके अंदर। ये सारा भी मैं जो शेड्यूल्स हैं आपको कवर करवा दूंगा, इसका अलग लेक्चर ले लेंगे। देखो जो भी आपको देखना है ना इस चैनल पे, मैं अपना तो बना ही रहा हूँ कि आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्जाम में बनेंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी तरफ से भी आप नीचे बता दो, आपको वो लेक्चर में जरूर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। अगर पॉपुलर वोट होगा कि ये वाले ही हमें लेक्चर चाहिए, वो टॉपिक पे मैं आपको बना के दे दूंगा। थर्ड शेड्यूल पे आ जाते हैं। थर्ड शेड्यूल क्या है आपका? ये है ओथ्स एंड एफर्मेशंस। जो भी शपथ ग्रहण होती है ना, जो शपथ लेने वाली शपथ है, जो इन इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज की जिनकी सैलरी डिस्कस हुई थी, उन्हीं की ओथ्स, वो सब आपकी थर्ड शेड्यूल में है। फोर्थ शेड्यूल के अंदर आता है आपका एलोकेशन ऑफ सीट्स। कहां पे? इन राज्यसभा ऑफ स्टेट्स एंड स्टेट्स
एंड यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा। मतलब कि राज्यसभा के अंदर 250 सीट्स हैं, उसमें से कितनी स्टेट्स की हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज की है, वो सारा एलोकेशन इसके अंदर दे रखा है शेड्यूल नंबर 4 के अंदर। और हमने कौन सा शेड्यूल 10 करा है, एंटी डिफेक्शन लॉ। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द कंट्री। अब हु अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट, प्रेसिडेंट होता ही है पार्लियामेंट का पार्ट, पर वो मेंबर नहीं होता ना किसी पार्लियामेंट का, मतलब ना लोकसभा का मेंबर है ना राज्यसभा का मेंबर है। लोकसभा और राज्यसभा से जब बिल पास होगा तो वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए, लेकिन वो इलेक्टेड मेंबर कोई है लोकसभा या राज्यसभा का, तो इसका आंसर प्रेसिडेंट हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर तो होता ही लोकसभा का लीडर है, फाइनेंस मिनिस्टर उन्हीं की कैबिनेट में होता है, रेलवे मिनिस्टर, तो ये तो सारे मिनिस्टर हैं, इनका होना तो जरूरी है पार्लियामेंट में। प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बट प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। दोनों क्वेश्चन में अंतर समझते चलना। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजंस फॉर नेशनल इमरजेंसी। हमारे यहाँ पे इमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ से ली गई हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो इमरजेंसी प्रोविजन हमने ली हैं 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, है ना। उसके बाद में नेशनल इमरजेंसी का उसने आर्टिकल पूछ लिया है, ये वाला हो जाएगा डी, नेशनल इमरजेंसी। और क्या बोला उसने, देखो नेशनल इमरजेंसी का हो गया आर्टिकल। नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में 3 बार लगी है, एक बार तो 62 में इंडो चाइना वॉर, एक बार में 1971 जो इंडिया बांग्लादेश वॉर हुआ था, और एक बार लगी है 1975 में। इस टाइम पे इंदिरा गांधी को कुछ हो गया था, उन्होंने ले ली थी इमरजेंसी। वो सब जानते हैं कि इमरजेंसी क्या हुआ था उस टाइम पे। ये 3 इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, और ये 3 बार लगी है। इसके बाद में 356 में आती है आपकी स्टेट इमरजेंसी, 360 में आती है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी। 312 नंबर आर्टिकल में क्या आता है, 312 नंबर में आता है ऑल इंडिया सर्विसेज, यूपीएससी वगैरह। और इसके अंदर ना काफी पावर आपकी स्टेट असेंबली, वो जो राज्यसभा है उसके पास भी होती है, डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं, आगे डिटेल में बताऊंगा। आर्टिकल 280 किससे रिलेटेड है भैया, आर्टिकल 280 इधर आ जाओ, इधर समझते हैं। आर्टिकल 280 बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के अंदर टोटल होते हैं 5 मेंबर्स, उनमें से मतलब इसको आप ऐसे लिख लो, ये आ जाओ इधर, 4 + 1, 1 इज द इंपॉर्टेंट चेयरमैन। फाइनेंस कमीशन को चेयरमैन, एक चेयरमैन होते हैं। और अब इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है, फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल मैंने आपको बता दिया 280, ये आप ध्यान रखोगे। फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट कौन करता है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, मिस्टर प्रेसिडेंट, ये भी आप ध्यान रखोगे। उसके बाद में ये अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को पेश करता है 5 साल के बाद, फिर वो आगे उसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस। मेन फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है, सेंटर और, अभी आप ऐसे समझ लो, जब डीप में पढ़ेंगे और अच्छे से बताऊंगा, सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्सेस को किस तरीके से बांटना है उसकी रिकमेंडेशन देता है फाइनेंस कमीशन। और फाइनेंस कमीशन से आपका स्टैटिक का क्या क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहली फाइनेंस कमीशन कब बैठी थी, तो वो बैठी थी 1951 में। अभी कौन सी नंबर की फाइनेंस कमीशन है, अभी 15th फाइनेंस कमीशन चल रही है, और इनके चेयरमैन कौन है, तो 1951 का हो गया। 1951 के तो आप याद रख लो, इनके थे केसी नियोगी, और अभी जो है वो है एनके सिंह चेयरमैन। बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है दोस्तों, ध्यान रखना। तो पहली फाइनेंस कमीशन के कौन थे चेयरमैन, केसी नियोगी, और अभी कौन है, एनके सिंह। इससे पहले वाईवी रेड्डी थे 14th फाइनेंस कमीशन के। तो आई होप काफी क्वेश्चंस कवर हो गए यहाँ से। ये सारी चीजें आपको लिख के रखनी है, लिख लेना, इसको याद कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे पास 4 ऑप्शन है, चारों के ही हम देख लेते हैं किसमें किस पार्ट में क्या होता है, तो आंसर अपने आप पता लग जाएगा। पार्ट 2 सिटीजनशिप, ठीक है। पार्ट 3 वेरी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट्स, अभी बताया था। फंडामेंटल राइट्स लिए कहां से गए हैं, यूएसए से लिए गए हैं। पार्ट 3 और आर्टिकल 12 से 35
कितने फंडामेंटल राइट होते हैं? 6। पार्ट 5 पे आ जाते हैं। पार्ट 5 है यूनियन, द यूनियन, और आर्टिकल 52 से शुरू हो जाता, अभी बताया था प्रेसिडेंट से। पार्ट 4A हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज, यही था ना क्वेश्चन। पार्ट 4 है फंडामेंटल ड्यूटीज। फिर रिवाइज कर लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से ईयर में ऐड ऑन हुई है? 1976 में। कौन से संशोधन के थ्रू? 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। और एक एक्स्ट्रा जो ऐड हुई है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो ही है 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत। फंडामेंटल ड्यूटीज स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड करी थी। अभी क्वेश्चन करा था यहीं के, ऐसे ना क्वेश्चंस को रिलेट करके पढ़ा करो तो आपको चीजें याद हो जाएगी। स्वर्ण सिंह कमेटी, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, पार्ट 4 है, और इसका आर्टिकल ध्यान रखना, आर्टिकल है 51A। बस इसके अंदर है सारी हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। ये सारी चीजें अपने हिसाब से अपनी कॉपी में लिख लो। पूरा रिवीजन मिल रहा होगा आपको पॉलिटी का। सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं कराने की कोशिश कर रहा हूं, जो क्वेश्चन के थ्रू में मिल रही हैं, एक्स्ट्रा चीजें भी मैं आपको बता रहा हूं। इस तरह के और लेक्चर्स चाहिए हो तो फिर बता रहा हूं, शेयर जितना करोगे उतना बेटर है। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग अ गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया? ठीक है, अब एजेस वाला क्वेश्चन मैंने शायद आपको पार्ट 1 में भी बताया, लेकिन गवर्नर उसमें शायद छूट गया था। तो देखो 30 साल तो होनी चाहिए आपको राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए, 25 साल होनी चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने के लिए। और अगर लोकसभा का मेंबर आप हैं और मेजॉरिटी भी है उनकी, लोकसभा में आप नेता, इतने मेजॉरिटी से आप जीत गए तो आप पीएम भी बन सकते हो। पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर 25 साल की उम्र में बना जा सकता है। 35 साल उम्र चाहिए प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, और हो गया आपका गवर्नर के लिए। बच्चे इसमें और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर बनने के लिए 35 साल, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 साल, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 साल। इसका कोई यूज नहीं है इस क्वेश्चन में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द मिनिमम गवर्नर? गवर्नर का तो 35 हो गया ना आंसर। क्लियर हो रही हैं चीजें? चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट? फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है? जब हम अपनी जो, मतलब फेडरल गवर्नमेंट के अंदर पावर्स को इक्वली डिवाइड कर देना, मतलब यूनियन भी है वहां पे और स्टेट की अपनी गवर्नमेंट है, इसी को फेडरल सिस्टम बोलते हैं। फेडरल सिस्टम हमने कहां से लिया? फिर रिवाइज करो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने लिया है। और क्या पूछा इसने? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट? सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, सुप्रीमेसी डिवीजन, देखो अभी बताया ना, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट, इसी को कहा जाता है फेडरल गवर्नमेंट। आई होप क्लियर होगा। सिंगल सिटीजनशिप कहां से लिया था हमने? ये लिया था हमने ब्रिटेन से, है ना। चलो बढ़िया, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी? फाइनेंशियल इमरजेंसी हम किस आर्टिकल के थ्रू लगा सकते हैं? 3 आर्टिकल हैं इमरजेंसी से रिलेटेड। इमरजेंसी प्रोविजंस कहां से ली गई हैं? दोबारा याद करो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, 360। नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी है, बताया था। स्टेट इमरजेंसी, जब गवर्नर जाके शिकायत लगा दे प्रेसिडेंट को तो स्टेट इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये आज तक नहीं लगी है और इसी से पूछा उसने। हाँ, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 हो जाएगा। 32 के आर्टिकल हैं, ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसके अंदर रिट्स इशू होते हैं। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, 5 रिट्स इशू होते हैं। रिट इशूइंग पावर सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 32, हाई कोर्ट की आर्टिकल 226। बार बार चीजें रिपीट होंगी आपकी यहाँ पे और आपके दिमाग में पक्की हो जाएंगी लेक्चर खत्म होते होते तक। आर्टिकल 355 में ये है कि स्टेट को प्रोटेक्ट करेगी यूनियन, कब, किस चीजों से? एक तो एक्सटर्नल एग्रेशन से, अगर एक्सटर्नल कोई हमला हो जाता है, या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस से। ये ड्यूटी स्टेट की है, ये आर्टिकल 355 में लिखा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द फंडामेंटल राइट्स आर अनअमेंडेबल? क्वेश्चन का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा केस हुआ था जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था कि फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं किया जा सकता, जो बेसिक फिलॉसफी है कॉन्स्टिट्यूशन की वो रहनी चाहिए। फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी आर अनअमेंडेबल। तो ये बड़ा फेमस केस है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा है, केस वंदना भारती केस। इसका ईयर जरूर याद रखना आप, 1973।
और इस क्वेश्चन में है नहीं कुछ बताने लायक, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। द टर्म कास्ट वॉज डेराइव्ड फ्रॉम, कास्ट वर्ड हमें पोर्टुगीज ने दिया था और इन्होंने क्या दिया था, आलू दिया था, आलू भी इन्हीं की देन है। वेयर डू वी फाइंड द आइडियल्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, आइडियल्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी, प्रियम्बल के अंदर है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी आइडियल्स हैं वो प्रियम्बल के अंदर दिए गए हैं। अभी बताया था, इंडिया इज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इट सिक्योर्स इट्स सिटीजन जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी। यही है भावना आपके कॉन्स्टिट्यूशन की और ये हमें प्रियम्बल में दी गई है। प्रियम्बल से रिलेटेड सारे फैक्ट्स आपको पीछे बता चुका हूं, और जानने हैं बाकी वीडियोस देख लेना, और जानने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियोस आपको मिलेंगी वहां और पता लग जाएगा। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 DPSP, पार्ट 1 यूनियन एंड टेरिटरीज। ठीक है, लो क्वेश्चन खत्म हो गए। आई होप आपने लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है और उसके बाद भी आप लाइक नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, अब ये आपको करना है। और किस तरह की वीडियोस और चाहिए नीचे कमेंट में जरूर बता देना। बाकी मिलते हैं अपने अगले सेशन में, और आपको नई नई वीडियोस इस पे मिलेंगी। प्लेलिस्ट में मैं लगवा दूंगा कि पॉलिटी वाली आपको इधर मिल जाएंगी, हिस्ट्री वाली, कोई भी वीडियो ऐसी नहीं बनी हुई जो आपका टाइम वेस्ट करेंगी। मॉडर्न हिस्ट्री का बड़ा अच्छा मैराथन हमने डाल रखा है, इधर आई बटन पे मैं लिंक करवा दूंगा, ना मिले तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा। और उसका सेकंड पार्ट अभी आना है, एक और मैराथन आएगा मॉडर्न हिस्ट्री का, उसी तरीके से हम पॉलिटी का मैराथन भी करेंगे। जब चाहिए हो, अगर अच्छा पॉपुलर डिमांड रहेगी तो मैं जरूर रिकॉर्ड करूंगा जल्दी से जल्दी। थैंक यू सो मच, आप यहां तक बने रहे।